साथियों नमस्कार, मैं हूं दयाशंकर और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज साथियों हम लोग एक विशेष पत्र पर अध्ययन करने वाले हैं जो शासन से रिलीज हुआ है और ये 14 अगस्त 2020 को आदेश के रूप में आया है, दिनांक 14 2020 को, और जो कि टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि और कार्य निर्धारण के संबंध में है। साथियों, रेणुका कुमार जो अपर मुख्य सचिव है उत्तर प्रदेश शासन, उन्होंने सभी जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्य, जिला शिक्षा परियोजना समिति, सभी जनपद के लिए ये लेटर जारी किया है। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 से ये पत्र निकल रहा है जिसका विषय है टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में। इसमें बताया गया है कि हमें किस प्रकार से आगामी समय में शैक्षणिक कार्य करना है, कितना समय देना है और किस प्रकार से हमको कार्य का निर्धारण करना है, पूरा प्रारूप बना करके इसमें साथियों दे दिया गया है। तो अगर हम इसका अध्ययन कर लें तो बहुत सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। एक चीज ये भी कि पिछले जिला स्तरीय मीटिंग में टाइम एंड मोशन स्टडी पर चर्चा करने के लिए भी एक एजेंडा बिंदु बनाया गया था। तो निश्चित रूप से आगामी समयों में ये स्ट्रेटेजी हमारे कक्षा कक्ष में लागू होने वाली है, इसलिए इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो साथियों, हम समय और नहीं गंवाएंगे, सीधे आते हैं इस पत्र पर। इसमें लिखा गया है, महोदय महोदया, उपर्युक्त संबंध के विषय में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्यों एवं बच्चों के साथ सीखने सिखाने में अधिक समय व्यतीत किया जाए। जिस प्रकार से डैमेज हुआ है तो उस पठन पाठन से जोड़ने के लिए और अच्छे परिणाम के लिए हमें क्या करना है, कुछ अतिरिक्त रणनीति पर काम करने की जरूरत है। तो आइए हम लोग समझते हैं। उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अति आवश्यक है कि शिक्षक द्वारा कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्यों एवं बच्चों के साथ सीखने सिखाने में अधिक समय व्यतीत किया जाए। विद्यालयों में वर्तमान में प्रचलित कार्यों के संबंध में परियोजना स्तर पर किए गए टाइम एंड मोशन स्टडी में प्राप्त विश्लेषण के आधार पर बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टिगत निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है। पहला पॉइंट है विद्यालय अवधि। विद्यालय अवधि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए विद्यालय संचालन एवं पढ़ाई के घंटे निम्नवत निर्धारित किए जाते हैं। ये शैक्षणिक समय है। शैक्षणिक समय 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक। सर अभी तक 7 बजे से 1 बजे तक रहता था हम लोगों का विद्यालय 7 बजे से 1 बजे तक रहता था। अब साथियों ये जो है 8 बजे से 2 बजे तक होगा। ये 8 बजे से 2 बजे तक का रहेगा, यानी 8 4 12 2 6 घंटे का ड्यूरेशन हमें जो है देना है इन 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। फिर उसके बाद आगे लिखा है प्रार्थना सभा एवं योगाभ्यास 8 से 8:15 तक। इसके लिए भी समय निर्धारित कर दिया गया है कि 8 बजे से 8:15 बजे इन 15 मिनट तक हमको प्रार्थना सभा और योगाभ्यास के लिए देना है। दूसरा जो टाइमिंग है 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, इसमें हमारा विद्यालय 9 बजे से 3 बजे तक रहेगा।
ठीक है सर। तो 9 बजे से 3 बजे तक के विद्यालय रहेंगे, जिसमें हमें 9 से 9:15 तक यानी 15 मिनट यहाँ पर योगाभ्यास और प्रार्थना समय के लिए देना होगा। तो अभी तक सर ये होता था कि 7 से 1 रहता था, है? अब क्या हो गया, 8 से 2 हो गया है। 9 से 3 की जगह पर 9 से 3 ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। विद्यालय प्रारंभ होने पर उक्तानुसार प्रार्थना सभा के पश्चात का समय योगाभ्यास के लिए निर्धारित किया जाता है। शिक्षक अवधि से 15 मिनट पूर्व एवं शिक्षण अवधि के पश्चात न्यूनतम 30 मिनट विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। साथियों, शिक्षण अवधि से 15 मिनट पूर्व, अगर हमारा विद्यालय 8 बजे का है तो हमको 15 मिनट पहले ही विद्यालय पहुंच जाना है। और विद्यालय अवधि के पश्चात न्यूनतम 30 मिनट, यानी कम से कम भाई हमें 30 मिनट, आधा घंटा रुकना होगा। यानी कि 3 बजे विद्यालय बंद हो रहा है, अगर एक तो ठंडी के समयों में अगर 3 बजे तक विद्यालय बंद हो रहा है तो हमको 3:30 बजे तक विद्यालय में रुकना होगा। तत्क्रम में विद्यालय संचालन है तो साप्ताहिक एवं वार्षिक पंचांग संबंधी विवरण संलग्न है। समय सारणी, दूसरा पॉइंट है समय सारणी। विद्यालय निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही संचालित किए जाएंगे। निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। प्रत्येक कालांश में शिक्षकों द्वारा अपने विषय से जुड़ाव के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाए एवं पिछले दिनों पढ़ाए गए पाठ की पुनरावृत्ति रिकैप कराया जाए। तदुपरांत प्रभावी कक्षा शिक्षण गतिविधियों का संचालन एवं कालांश के अंत में पढ़ाए गए या सिखाए गए पाठ्य बिंदु का समेकन किया जाए। यानी कि प्रत्येक कालांश कितने मिनट का होगा सर? 40 मिनट का। ये समय सारणी के अकॉर्डिंग जो है समय सारणी के अकॉर्डिंग क्लास का संचालन होगा, जिसमें प्रत्येक कालांश 40-40 मिनट का हमें निर्धारित करना है। शिक्षण दिवस शैक्षिक सत्र में न्यूनतम 240 शैक्षणिक दिवस का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। यहाँ ध्यान देना है सर, अभी तक क्या होता था? 220 दिन होता था। जी हाँ, कितना होता था सर? 220 दिन होता था। लेकिन अब जो है 240 दिन न्यूनतम दिवस निर्धारित किए गए हैं। अगला पॉइंट है चौथा नंबर, सार्वजनिक अवकाश। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कार्यालय द्वारा जारी अवकाश तालिका से भिन्न स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी द्वारा कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। देखिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है सर कि किसी भी अन्य स्थानीय स्तर पर जो भी अधिकारी होगा, स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो ये सर एक मेन पॉइंट है। बीएसए हमारे जो नियोक्ता होते हैं तो वे भी जो है कोई अवकाश स्वीकृत नहीं कर सकेंगे, जिलाधिकारी ही करेंगे जो करेंगे। मंडलीय जनपदीय रैलियों, समारोह, विशेष कार्यक्रम के कारण कार्यक्रम स्थल संबंधित विद्यालय अतिरिक्त अन्य विद्यालयों के समय में परिवर्तन अथवा बंद किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। विद्यालय समय परिवर्तन या बंद किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है सर। यानी कि जनपद रैलियां निकालना है, समारोह निकालना है तो विद्यालय हमारे खुले रहेंगे। जनपदीय रैलियों के संबंध में शासन एवं निर्देशालय स्तर से निर्गत निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ। 5वां नंबर, ग्रीष्म अवकाश एवं शीतकालीन अवकाश। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2021-22 से ग्रीष्म अवकाश एवं शीतकालीन अवकाश निम्नवत निर्धारित किया जाता है। सर ये 2021-22 के लिए है, 21-22 से ही स्टार्ट हो रहा, मतलब शीतकालीन अवकाश भी और ग्रीष्मकालीन अवकाश भी स्टार्ट होगा। यानी कि शीतकालीन अवकाश के लिए दिनांक कहाँ है? शीतकालीन अवकाश के लिए 31 दिसंबर से
14 जनवरी तक। इसका मतलब सर ये 15 दिन तक, ये जी हाँ, ये कितने दिन तक सर? 15 दिन तक। ये 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक ये छुट्टी रहेगी सर। शीतकालीन अवकाश और ग्रीष्मकालीन अवकाश ये रहेगी सर 20 मई से 15 जून। यानी जो इधर 16 जून से 30 जून तक काट लिया गया है, ये छुट्टी रहा करती है। इसमें अगर हमारे विद्यालय खुल रहे हैं 16 जून से, ये देखिए सर, ग्रीष्म अवकाश के पश्चात सत्रारंभ दिनांक 16 जून से। तो अगर 16 जून से हमारा खुल रहा विद्यालय, तो यही जो 15 दिन है भाई, ये शीतकालीन अवकाश में शिफ्ट कर दिया गया है। तो चलिए भाई, इसमें ये चेंज हम लोग समझ गए कि शीतकालीन अवकाश डिटरमाइंड हो गया है, निर्धारित हो गया है, और जो अलग से नहीं है एक प्रकार से, वो हमारी जो गर्मी की छुट्टी 1 महीने की होती है, हैं? वो अलग से नहीं है। यही जो हमारी गर्मी की छुट्टी इतनी बड़ी होती थी, उसी में से इसको निकाल के शिफ्ट किया गया है। पंजिकाओं का रख रखाव विभिन्न निरीक्षणों, बैठकों, एसआरजी, एआरपी तथा अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार विद्यालयों में संप्राप्ति 40 से अधिक पंजिकाएं व्यवस्थित की जा रही हैं। सम्यक विचारोपरांत विद्यालयों में प्रयोग में लाई जा रही पंजिकाओं के संशोधन, संविलियन एवं कतिपय पंजिकाओं के निरस्तीकरण का निर्णय लिया गया है। तत्काल प्रभाव से विद्यालयों में निम्नांकित पंजिकाएं ही उपयोग में लाई जाएंगी। सर, जो 40 से अधिक रजिस्टर थे, 40 प्लस, उनको जैसे कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि समेकित कर दिया गया है, 14 प्लस में कर दिया गया है। तो वो कौन कौन सी हैं, ये इसमें लिखा गया है। नंबर 1 है शिक्षक डायरी, ये पहला रजिस्टर अपना है। दूसरा है उपस्थिति पंजिका, हम इसके विवरण को भी पढ़ते चलें। शिक्षक डायरी में क्या है सर? कक्षावार, विषयवार, अगले सप्ताह में प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु योजनाएं भी हैं, और विषयवार अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त न करने वाले बच्चों के चिन्हांकन एवं ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर वर्णित 18 तकनीकियों, जी हाँ, 18 तकनीकियों के आधार पर रेमेडियल टीचिंग इत्यादि, ये शिक्षक डायरी में विवरण रहेगा। उपस्थिति पंजिका में क्या होगा भाई? अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक एवं रसोइयों की उपस्थिति हेतु एक समेकित पंजिका होगी। यानी ये अध्यापक, शिक्षा मित्र, उनके अनुदेशक और रसोइया, ये सब इकट्ठा हो गए भाई। अभी तक अलग अलग रजिस्टर बनते थे, अब अलग रजिस्टर नहीं होगा, एक ही रजिस्टर होगा उपस्थिति पंजिका, जिसमें सभी लोग साइन करेंगे। तीसरा पॉइंट है भाई प्रवेश पंजिका। तीसरा ये अपना रजिस्टर होगा प्रवेश पंजिका। प्रवेश पंजिका में क्या होगा? नामांकित छात्र छात्राओं को संपूर्ण विवरण होगा। ये अंतिम कक्षा उत्तीर्ण एवं अन्यत्र गमन हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गमन का विवरण होगा इस प्रवेश पंजिका में। तो ये अपना तीसरा जो है महत्वपूर्ण रजिस्टर हो गया, कौन सा? प्रवेश पंजिका। चौथा भाई कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका। ये विद्यालय में छात्र की दैनिक उपस्थिति का विवरण हम इस उपस्थिति पंजिका से निर्धारित कर सकेंगे। चौथा ये हो गया। 5वां एमडीएम पंजिका है। एमडीएम पंजिका, एमडीएम पंजिका में लाभार्थी संख्या, मेनू, खाद्यान्न, व्यय आदि का लेखा जोखा का विवरण रहेगा। आगे 6वां जो रजिस्टर है वो है समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हो, चाहे निःशुल्क ड्रेस हो, चाहे निःशुल्क बैग हो, निःशुल्क जूता मोजा हो या स्वेटर, इन सभी सामग्रियों का जो वितरण है उसके लिए एक रजिस्टर होगा और उसका नाम होगा समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका। आगे आइए सर, ये स्टॉक पंजिका है। स्टॉक पंजिका में विद्यालय के संपूर्ण परिसंपत्तियों, वस्तुओं, पंजिकाओं आदि का विवरण होना है। और फिर है आय व्यय पंजिका। सर, आय व्यय पंजिका और चेक इशू पंजिका है। आय व्यय पंजिका, आय व्यय पंजिका में विद्यालय में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय और व्यय का विवरण रहेगा। और चेक इशू पंजिका ये एसएमसी खाते से रिलेटेड है, ये हो गया। फिर बैठक पंजिका है और
इसमें क्या होगा, बैठक पंजिका में विद्यालय प्रबंध समिति, अध्यापक अभिभावक बैठक, महासमूह, मीना मंच गठन, बाल संसद, रसोइया चयन आदि की कार्यवाही हेतु एक समेकित पंजिका है साथियों, ये बैठक पंजिका। इस बैठक पंजिका को हमें रखना है। फिर निरीक्षण पंजिका है। निरीक्षण पंजिका प्रशासनिक अधिकारियों के लिए है। और फिर उसके बाद 12वां नंबर पत्र व्यवहार पंजिका है। विद्यालय संबंधित निर्गत एवं आगम पत्रों का विवरण। सर, विद्यालय से संबंधित निर्गत एवं आगम पत्रों का विवरण, आजकल बहुत सारे आदेश हमको व्हाट्सएप से प्राप्त होते हैं। तो व्हाट्सएप में एक फीचर भी आ गया है साथियों, वो ये है कि अगर आप उसे एक आध हफ्ते ऐसे ही रखे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट होता जाएगा, ऐसा कुछ करके है। इसमें क्या है कि कोई भी आदेश आता है तो उस आदेश को व्हाट्सएप से हम कहा करेंगे, व्यवहार पंजिका, जो पत्र व्यवहार पंजिका है, इसमें हम उस पत्र को ट्रांसफर कर लेंगे, लिख लेंगे, और जो पत्र अपने विद्यालय से हम रिलीज करेंगे उसका भी विवरण हम इसमें रखेंगे। शिक्षक स्थानांतरण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आदि का विवरण भी इसी पत्र व्यवहार पंजिका में, जैसे किसी को ज्वाइन कराना है, किसी को कार्य मुक्त करना है, स्थानांतरण हो गया या कुछ भी, तो उसका ब्यौरा जो है पत्र व्यवहार पंजिका में होगी। 13वां जो पंजिका है वो है बाल गणना पंजिका। इसमें 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों का हमें विवरण रखना है। चौथा है पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। ये पुस्तकालय से रिलेटेड है। पुस्तकालय एवं खेलकूद सामग्री के क्रय हेतु प्राप्त धनराशि का विवरण इसमें हम रख सकते हैं, और पुस्तकों की संख्या विवरण, प्रकाशन आदि का विवरण, और स्पोर्ट्स के अंतर्गत खेलकूद सामग्री आदि का विवरण इसमें हम रख सकते हैं, रखेंगे। तो भाई इसमें 4, देखिए कुल इसमें सर टोटल जो पंजिकाएं हैं वो 14 है। हाँ सर, कितनी पंजिकाएं हैं? कुल 14 पंजिकाएं हैं, और 14 पंजिकाओं में 4 जो है वो हमारी वित्तीय लेखा जोखा से रिलेटेड हो जाएंगी। जैसे कि ये मैं आपको बता रहा हूं सर, जहां ये कर्सर में चला रहा हूं, ये एक तो हो गया आपका चेक इशू पंजिका, ये दूसरा हो गया आय व्यय पंजिका, और फिर उसके बाद एमडीएम पंजिका। ये जो है हमारा हमारे वित्तीय मुद्दों से संबंधित पंजिकाएं हैं, रजिस्टर हैं, और बाकी 10 सामान्य रजिस्टर हैं। तो इसके लिए हम सब लोग ट्रेनिंग भी कर चुके हैं, किस प्रकार से इनको हमें अपडेट रखना है, इसके लिए हमारी एक ट्रेनिंग भी हो चुकी है, हमें ये चीजें पता हो गई। अब ये एक स्टार करके इसमें लिखा हुआ है कि पंजिकाओं के प्रारूप पृथक से राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इस पत्र में ये दे दिया गया है कि बहुत से रजिस्टर इसमें हमें राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे, हमको अलग से बनाना नहीं है। अभी ये जानकारी हमें कर लेना है कि 14 रजिस्टर हो गए, 40 प्लस को समेट करके हम 14 प्लस में कर दिए हैं। तो 14 प्लस में हमको उसको बनाना भी नहीं है, ये उपलब्ध कराए जाएंगे। उपर्युक्त पंजिकाओं के अतिरिक्त विद्यालयों में अन्य कोई पंजिका उपयोग में नहीं लाई जाएगी तथा पूर्व विशेष पंजिकाएं अभिलेख के रूप में संरक्षित की जाएंगी। उपर्युक्त इंगित पंजिकाओं में से प्रवेश पंजिका का विवरण एमडीएम पंजिका, निरीक्षण पंजिका के ऑनलाइन विकल्प प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे समय समय पर आवश्यकता अनुसार ऑनलाइन प्राप्त विवरण एवं पंजिकाओं में अंकित विवरण में भिन्नता होने की स्थिति में प्रधानाध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी को उत्तरदायित्व माना जाएगा। अंकित विवरण कहाँ? ऑनलाइन प्राप्त विवरण एवं पंजिकाओं में अंकित विवरण में भिन्नता होने की स्थिति में, जी हाँ, प्रधानाध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व माना जाएगा। यानी कोई भी हम इसमें खेल नहीं कर सकेंगे। विद्यालय के रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध होने के कारण पृथक पत्रावली में पीडीएफ के रूप में संरक्षित रखे जाएंगे। सर, ये एक बहुत ही बड़ा लेटर है,
बहुत ही बड़ा शासनादेश है, एक बहुत बड़ी तैयारी है। और इसमें अगला पॉइंट आता है 7वां नंबर, विद्यालय अवधि में शिक्षक क्या करे, ये भी निर्धारित किया गया। देखिए इसमें पूरा एक अध्ययन किया गया है कि हमें किस किस प्रकार से अपने कक्षा कक्ष को संचालित करना है। तो शिक्षक क्या करे, भाई शिक्षक क्या करेगा, देखिए इसमें पॉइंट दिया गया। पहला पॉइंट है आगामी शिक्षण दिवस की तैयारी हेतु दीक्षा प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट फेसिंग वीडियो का अवलोकन कर अभ्यास करे एवं टीचिंग प्लान बनाते हुए प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित करे। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर टीचर, मीन्स व्हाट टू डू, हमें क्या करना है इसके लिए। अगला पॉइंट है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से दिए गए निर्देश के अनुसार। जी हाँ, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल देखिए इसमें चर्चा में ला दिया गया। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल है, इसके निर्देश के अनुसार अनिवार्यता प्रतिदिन प्रातःकालीन प्रार्थना सभा कराई जाएगी एवं विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना एवं कालांश परिवर्तन की घंटी भी लगाई जाएगी। घंटी रोज बजनी है, अब घंटी रखी नहीं रहेगी सर, अब घंटी रोज लगनी है। अगला नंबर है दैनिक सभा के दौरान सभा स्थल पर छात्रों में नैतिक मूल्यों के विकास हेतु समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, मद्यपान, धूम्रपान, जाति प्रथा, लिंग भेद, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, इन सभी बिंदुओं को दूर करने के लिए बच्चों को शिक्षकों द्वारा विस्तृत जानकारी तथा देशभक्ति के अच्छे संस्कार, शिष्टाचार, सभ्य आचरण की प्रवृत्ति विकसित करने हेतु अमर शहीदों, वीर पुरुषों, देशभक्तों एवं सदाचार जैसे विषय पर प्रतिदिन बच्चों से व्याख्यान दिलाया जाए। टीचर बताएंगे और फिर टीचर बता दिए तो यही बात नहीं खत्म होती है, बच्चों से भी व्याख्यान दिलाए जाने की प्रयास या कोशिश होनी चाहिए। अगला है बच्चों को समय से विद्यालय में उपस्थित होने तथा योग के माध्यम से बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए अभिप्रेरित करेंगे। अगला पॉइंट है स्पोर्ट्स एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग निदेशालय द्वारा निर्धारित समय सारणी एवं निर्देशों के अनुसार ही संपादित किए जाएंगे। शिक्षक द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षक डायरी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? शिक्षक डायरी, जिसमें साप्ताहिक प्रगति, आगामी सप्ताह की कार्य योजना तैयार की जाएगी। सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान एआरपी एसआरजी द्वारा शिक्षक डायरी का अवलोकन किया जाएगा एवं अपेक्षानुसार मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। तो निरीक्षण पंजिका का मतलब सर, अभी जब तक हमारे विद्यालय नहीं खुल रहे हैं तभी तक एआरपी और एसआरजी जो है निरीक्षण पंजिका में या अनुश्रवण पंजिका में कुछ लिखेंगे, बाकी बाद में जो है वो क्या करेंगे, बाद में वो शिक्षक डायरी में ही मार्गदर्शन दे दिया करेंगे। छात्र छात्रा द्वारा अपेक्षित लर्निंग आउटकम प्राप्त किए जाने की तिथि को ही शिक्षक द्वारा प्रेरणा तालिका में प्रविष्टि अंकित की जाएगी। इसका माहवार प्रधानाध्यापक एवं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन द्वारा अनुश्रवण एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा। सामान्यतः मध्याह्न भोजन के उपरांत बच्चों की उपस्थिति कम हो जाती है। जी हाँ, अतः मध्य अवकाश के उपरांत बच्चों की यथावत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। मध्याह्न भोजन वितरण का कार्य मध्य अवकाश हेतु निर्धारित समय से ही पूर्ण किया जाए। ये तदनुसार मध्य अवकाश की अवधि निम्नवत निर्धारित की जाती है। गर्मी के दिनों में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, यानी गर्मी के दिनों में यानी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक पूर्वाह्न 10:15 से 11:15 यानी 10:15 से 10:45 बजे तक इंटरवल होगा। और 1 अक्टूबर 31 मार्च में ठंडी के दिनों में ये 11:55 से 12:25 तक इंटरवल का टाइम निर्धारित किया गया है।
प्रत्येक दिन, अगला पॉइंट है सर, प्रत्येक दिन कक्षावार एवं विषयवार प्रोजेक्ट गृह कार्य बच्चों को अवश्य दिया जाए एवं आगामी दिवस को गृह कार्य का आकलन भी किया जाए। ये काम करना है। फिर अगला काम क्या है, बच्चों को संवैधानिक मूल्यों से अवगत कराया जाए, स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाए तथा विभिन्न भाषाओं धर्मों के मूल तत्व सामाजिक संस्कृति एवं सर्वधर्म समभाव से भी अवगत कराया जाए। अगला पॉइंट है, बच्चों को समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए एवं समसामयिकी सामान्य ज्ञान से अपडेट रखा जाए तथा उनकी कैरियर काउंसलिंग भी की जाए। बच्चों को अनुसार आधुनिक टेक्नोलॉजी एवं कम्युनिकेशन के विविध आयाम जैसे इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर आदि के माध्यम से अवगत कराते हुए उनके अंदर वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास किया जाए। जी हाँ, ये तो ठीक है। अब आगे आते हैं अगले पॉइंट पर। बच्चे अति संवेदनशील होते हैं। बच्चे अति संवेदनशील होते हैं। उन्हें स्वतंत्रता एवं सम्मान के साथ, स्वतंत्रता, जी हाँ, और क्या, सम्मान, जी हाँ, ध्यान रखना है आपको, स्वतंत्रता एवं सम्मान के साथ भयमुक्त वातावरण की जरूरत होती है। अतः विद्यालयों में शिक्षा का ऐसा वातावरण बनाया जाए जिसमें उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। विद्यालय प्रबंधन समिति अभिभावकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय की गतिविधि में उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित कराएं और मासिक बैठकें आहूत कराई जाएं। शिक्षण अवधि में शिक्षक क्या न करे। देखिए सर, केवल यही नहीं बताया गया इस लेटर में कि शिक्षक क्या करे, बल्कि ये भी बताया गया कि शिक्षण अवधि में शिक्षक क्या ना करें। तो क्या ना करेंगे सर? पहला पॉइंट, शिक्षक विद्यालय संबंधित विभिन्न कार्यों यथा पासबुक एंट्री, अपडेशन, ग्राम प्रधान से वार्ता, चेक पर हस्ताक्षर, एमडीएम, जी हाँ, एमडीएम, ये संबंधी आवश्यकताओं एवं समन्वय के कारण निरीक्षण अथवा सपोर्टिव सुपरविजन में कोई शिक्षक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उक्त दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। यानी अगर हम पासबुक एंट्री कराने जाते हैं तो विद्यालय समय में नहीं जा सकते, या किसी भी काम के लिए अगर हम सोचें कि विद्यालय का है, विद्यालय का काम हम चले जाएं तो वो मना किया गया है सर। दूसरा पॉइंट, शिक्षण अवधि में अवकाश स्वीकृत कराने एवं अन्य अधिष्ठान संबंधी समस्याओं के लिए विकास खंड या जनपद स्तरीय कार्यालय में जाना प्रतिबंधित होगा। बीएसए कार्यालय नहीं जा सकते, एबीएसए कार्यालय नहीं जा सकते। इसका मतलब कब? जब हमारे विद्यालय का टाइम हो, यानी विद्यालय टाइम में इन सभी कार्यालयों में जाने के लिए प्रतिबंध है। मानव सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली द्वारा ही अवकाश स्वीकृत आवेदन किया जाएगा। अन्य अधिष्ठान संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु शिक्षकों द्वारा पूर्व में दिए गए टोल फ्री नंबर, what it means, toll free number also provided to us 1800 41 90 102 पर अपनी समस्याएं इंगित की जाएंगी। इस हेतु जन सुनवाई समाधान पोर्टल पर शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी। शिक्षक शिक्षा अवधि से 15 मिनट पूर्व विद्यालय में उपस्थित होंगे और शिक्षा अवधि के पश्चात न्यूनतम 30 मिनट तक उपस्थित रहकर पंजिका तथा अन्य अभिलेख अद्यतन करेंगे एवं आगामी दिन की कक्षा शिक्षण की रूपरेखा निर्मित करेंगे। यदि कोई बच्चा नियमित रूप से विद्यालय नहीं आ रहा है तो इस संबंध में अभिभावक से संपर्क सुनिश्चित करने हेतु एक सुचारू व्यवस्था बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है, शैक्षिक पंचांग साप्ताहिक कैलेंडर का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यदि शैक्षिक पंचांग में निर्धारित समय सारणी का अनुपालन नहीं सुनिश्चित किया जा सकता है तो उक्त की प्रतिपूर्ति हेतु
अतिरिक्त कालांश की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों के मध्य कार्य एवं कक्षा विभाजन प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यथासंभव कक्षा 1 से 3 के लिए पृथक पृथक शिक्षकों की कक्षाएं आवंटित की जाए। विद्यालय में नए शिक्षक की नियुक्ति होने पर प्रधानाध्यापक द्वारा संबंधित शिक्षक को सम्मिलित करते हुए कक्षा एवं कालांशों का पुनर्विभाजन सुनिश्चित किया जाएगा। मॉडल पेपर के अनुसार बच्चों को बेसलाइन सर्वे करते हुए अधिगम स्तर के आधार पर समूह बनाकर प्रथम कालांश में ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में वर्णित 18 तकनीकियों के आधार पर रेमेडियल टीचिंग संचालित की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिन बच्चों द्वारा अपेक्षित अधिगम प्राप्त नहीं हो किया जा सका है, उन्हें अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त कराते हुए शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। अगला पॉइंट है कक्षा शिक्षण में 3 हस्त पुस्तिकाओं आधारशिला शिक्षण संज्ञा एवं ध्यानाकर्षण में वर्णित तकनीकियों एवं क्लासरूम प्रैक्टिसेस को प्रयोग में लाया जाएगा। हस्त पुस्तिकाओं एवं इससे जुड़े मैनुअल के संबंध में शिक्षक द्वारा व्यक्त की गई जिज्ञासा या समस्या के निराकरण हेतु एआरपी द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रत्येक सप्ताह में 2 बच्चों का यूनिट असेसमेंट टेस्ट के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे कि बच्चों में हो रहे सुधार के आधार पर रेमेडियल टीचिंग एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। कक्षाओं के उदाहरणों को बदलने के लिए अध्यापन कार्य में प्रिंटेड सामग्री, पोस्टर्स, चार्ट एवं गणितीय अवधारणा हेतु टीचिंग प्लान मटेरियल किट प्रयोग में लाई जाए। मौखिक भाषा विकास गतिविधि आधारित शैक्षणिक प्रणाली हेतु उपलब्ध कराए गए लेसन प्लान टीचिंग प्लान का कक्षा शिक्षण में प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। बच्चों को आपस में चर्चा परिचर्चा एवं अनुभवों एवं कठिनाइयों को साझा करने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। बच्चों की साहित्यिक व सांस्कृतिक सृजन क्षमताओं के विकास हेतु विद्यालय में प्रत्येक माह विविध गतिविधियां यथा वाद विवाह प्रतियोगिता, कविता, पाठ, भाषण, निबंध, कहानी, लेखन, अंत्याक्षरी, समूह गान, देश गान, मूक, अभिनय, समसामयिक मॉडलों पर चर्चा आदि का आयोजन कराया जाए। इस प्रकार बच्चों से पोस्टर, चार्ट, मॉडल, रंगोली, ग्रीटिंग कार्ड, मिट्टी खोदने के खिलौने, वॉल हैंगिंग, कागज के लिफाफे, अनुपयोगी वस्तुओं से सजावटी सामान आदि का निर्माण कराया जाए। प्रत्येक विद्यालय में समृद्ध, व्यवस्थित एवं सक्रिय पुस्तकालय विकसित किया जाए तथा बच्चों को नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। शिक्षक पुस्तकालय में चार्ट आदि लगाए जिसमें यह उल्लेख हो कि पुस्तकों का उपयोग कैसे और कहां-कहां किया जा सकता है। बच्चों द्वारा सृजित साहित्य को भी अनिवार्य रूप से रीडिंग कार्नर और पुस्तकालय में प्रदर्शित करने की व्यवस्था की जाए। भैया और आगे आइए, विद्यालय अवधि में कोई भी रैली, प्रभात फेरी, मानव श्रृंखला, नवाचार, गोष्ठी आदि कार्य न किए जाएं। ये पॉइंट देख लीजिए सर, इसको भी मना किया गया। विद्यालय समय में केवल पठन पाठन ही होगा। विद्यालय में परिषद द्वारा विहित पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर किसी अन्य पुस्तक, सहायक पुस्तक, कुंजी, गाइड आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला है शिक्षकों या शिक्षक संगठन द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में विद्यालय अवधि में प्रतिभाग नहीं किया जाएगा। परिहार्य परिस्थितियों में सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत ही प्रतिभागिता की जाएगी। अब बात आती है अनुश्रवण। जी हाँ, अनुश्रवण, अकादमिक अनुश्रवण। सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान एआरपी एवं डायट मेंटर द्वारा शिक्षकों की गाइडिंग एवं मेंटरिंग की जाएगी। अकादमिक अनुश्रवण में सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान एआरपी एवं डायट मेंटर द्वारा शिक्षकों की गाइडिंग एवं मेंटरिंग की जाएगी। क्या की जाएगी भाई? गाइडिंग एवं मेंटरिंग की जाएगी तथा कक्षा अवधि में शिक्षण अवधि बढ़ाने हेतु हैंड होल्डिंग
सपोर्ट दिया जाएगा। यदि सपोर्टिव सुपरविजन के समय शिक्षकों द्वारा किसी समस्या से अवगत कराया जाता है तो विकासखंड एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के समन्वय स्थापित करते हुए समस्या का निराकरण सुनिश्चित कराया जाएगा। विद्यालय में समय सारणी, शिक्षण अवधि, शैक्षिक पंचांग को लागू कराने एवं पंजिकाओं को अद्यतन किए जाने का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक का होगा। प्रत्येक माह के चतुर्थ शनिवार अवकाश की दशा में अगले कार्य दिवस में को विकास खंड पर विद्यालय अवधि के पश्चात निर्धारित एजेंडा पर प्रधानाध्यापकों की 2 घंटे की बैठक आहूत की जाएगी। ध्यान दीजिए सर, माह के चतुर्थ शनिवार को विकास खंड पर विद्यालय अवधि के पश्चात 3 बजे के बाद एजेंडा पर निर्धारित, जो पहले से ही निर्धारित एजेंडा है उस पर प्रधानाध्यापकों की 2 घंटे की बैठक आहूत की जाएगी। इस बैठक के दौरान मिशन प्रेरणा, कायाकल्प, मध्याह्न भोजन योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, यूनिफॉर्म वितरण आदि वित्तीय सूचनाएं संकलित की जाएंगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि बैठक आहूत की जानी है तो अनिवार्यता शिक्षण अवधि के पश्चात ही आहूत की जाएगी। सप्ताह में एक बार प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में विद्यालय के सभी शिक्षकों की बैठक आहूत की जाएगी, सप्ताह में एक बार। और इस बैठक में अगले सप्ताह की कार्ययोजना एवं विकास खंड स्तर पर आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन का अनुश्रवण किया जाएगा। शिक्षकों के सभी प्रकार के प्रशिक्षण या तो ऑनलाइन किए जाएंगे या फिर शिक्षण अवधि के पश्चात ही सुनिश्चित किए जाएंगे। सभी प्रशिक्षण, अब प्रशिक्षण डाइट पर है या बीआरसी पर है, वो ऑफलाइन न होकर के ऑनलाइन ही किए जाने की व्यवस्था रहेगी। प्रशासनिक अनुश्रवण दूसरा पॉइंट आता है। प्रशासनिक अनुश्रवण तो प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल एवं सपोर्टिव सुपरविजन मॉड्यूल के माध्यम से जनपद स्तरीय समिति एवं जिलाधिकारी द्वारा सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा। विद्यालय निरीक्षण हेतु टास्क फोर्स के सदस्य एवं निर्देश अधिकारी अधिकृत होंगे। जिला प्रशासन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापकों को कार्यालयी कार्य हेतु किसी भी दशा में संबद्ध नहीं किया जाएगा और न ही विद्यालय अवधि में विकास खंड अथवा जनपद स्तर कार्यालय में बुलाया जाएगा। सपोर्टिव सुपरविजन से प्राप्त डाटा के आधार पर पाई गई कमियों के निराकरण हेतु टारगेटेड इंटरवेंशन सुनिश्चित किए जाएंगे। शिक्षकों का देय समस्त प्रकार का अवकाश ऑनलाइन स्वीकृत किए जाएंगे। इसमें इस हेतु खंड शिक्षा अधिकारी एवं बेसिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। जिला प्रशासन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने स्तर से किसी तरह की परीक्षा आदि का आयोजन नहीं कराया जाएगा। शिक्षक का कार्य व्यवहार शिक्षक की गरिमा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत आचरण, किसी भी राजनीतिक गतिविधि में प्रतिभागिता एवं पत्रकारिता किए जाने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगला पॉइंट है, यदि किसी विद्यालय में कोई प्रॉक्सी टीचर पाया जाता है, मतलब किसी टीचर की जगह पे कोई दूसरा किराए का टीचर पाया जाता है अथवा कोई शिक्षक बिना अवकाश के अनुपस्थित पाया जाता है या किसी माध्यम से या संज्ञान में आता है कि कोई शिक्षक अनिश्चित रूप से विद्यालय से अनुपस्थित है एवं उसका नियमित वेतन आहरण हो रहा है, तो इसके लिए संबंधित प्रधानाध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे और सब संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। अगला पॉइंट है, शिक्षक का निलंबन किए जाने की दशा में अनुशासिक कार्यवाही प्रत्येक दशा में 1 माह के अंदर पूर्ण की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित होगा। विद्यालय अवधि में किसी भी विभाग से संबंधित हाउस होल्ड सर्वे नहीं कराया जाएगा।
विद्यालय में मरम्मत एवं निर्माण कार्य रंगाई पुताई या छुट्टी वाले दिनों में अथवा शिक्षण अवधि के पश्चात ही कराया जाएगा। अगला पॉइंट है विद्यालय में शारीरिक दंड, भेदभाव, उत्पीड़न रहित आनंदमय वातावरण बनाने की जिम्मेदारी अथवा शिक्षकों के एवं विद्यालय कर्मचारियों की होगी। किसी भी तरीके के भेदभाव एवं असुरक्षा आदि की स्थिति को तत्काल जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। बच्चों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव किए जाने की स्थिति में शिक्षक के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। तो साथियों, जैसा कि लगभग हम लोग पूरा पत्र जो है पढ़ चुके हैं, एक अंतिम पॉइंट है सभी शिक्षकों द्वारा प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में आपसी समन्वय एवं सद्भाव के साथ कार्य किया जाएगा। किसी तरह का भेदभाव, जातिगत धार्मिक भेदभाव के प्रसार की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कृपया उपरोक्त अनुसार कार्रवाई करते हुए विद्यालयों में पठन पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भवदीय रेणुका कुमार। ओके, ठीक है। तो ये हुआ सर पूरा जो है लेटर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और इसकी प्रतिलिपि सभी ये संबंधित जो भी बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं उनको सेंड की गई है। ठीक है सर, ओके। तो आपने इस वीडियो को, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया क्योंकि ये बहुत ही बड़ा आदेश है, कई पन्नों का है, तो इसलिए टाइम लगा सर। आपने इतनी देर तक इसे देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।